दोस्तों आज की कहानी मैं आप लोग को सुना पाऊँ ऐसे बिल्कुल भी हालात नहीं थे, क्योंकि अभी जस्ट अब से कुछ देर पहले जो मेरे भाई हैं वो जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के लेके आए हैं। तो पॉसिबल तो हो नहीं पाता, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ पे भी ये जो एक तरीके से जो ड्रिप लगती है उसका आप लोग साइन भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे, पहले पहले सोचा कि गैप कर देते हैं, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा टाइम है, चलिए व्यूअर्स के साथ में थोड़ी सी बातें करते हैं, मन भी बहल जाएगा। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि एक माता पिता जो कि कोर्ट में खड़े हैं और उनकी बच्ची दूसरी साइड खड़ी है, और कोर्ट में जब जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं तो जो पिता है इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और जो माँ है इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। यानी जो पति पत्नी थे, यानी पति को फांसी की सज़ा और पत्नी को उम्र कैद की सज़ा। तो ऐसा इन्होंने क्या किया था अपनी बेटी के साथ में जिसकी इन्हें इस तरीके की कड़ी सज़ा मिली। तो सारी चीज़ें परत दर परत मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं शाबेज़ मलिक, हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं उनके जो कमेंट्स हैं वो आज के दिन भी मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में साझा करूंगा। अगर आप लोग कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी की सालगिरह विश करना चाहते हैं, तो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। और आप लोग के जो भी कमेंट्स होंगे ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में साझा करूँगा। तो दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है चेन्नई की। और दोस्तों चेन्नई जगह, नाम, प्राइवेसी इस घटना में मैं थोड़ा सा छुपा के रखूँगा, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि किसी मासूम के साथ में इस तरीके का कृत्य होता है तो उसकी प्राइवेसी रखना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि उस बच्ची की जो ज़िंदगी है अभी आगे बहुत लंबी पड़ी हुई है, तो उसे आगे चल कर उसकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई ना आए, कोई दुश्वारियाँ ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा प्राइवेसी को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चेन्नई की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर माता, पिता और एक बेटी। बेटी सुबह सुबह 10 बजे के समय स्कूल जाने के लिए निकलती है, नाश्ता करती है, नाश्ता करने के बाद में तैयार होती है, ड्रेस वगैरह स्कूल की पहनती है और अपना बैग लेती है। जैसे ही घर से निकल रही होती है उसी समय इसके पेट में दर्द उठना शुरू हो जाता है। जब इसके पेट में दर्द होता है तो पहले पहले तो ये समझती है कि ये दर्द नॉर्मल है, इसलिए ये इस दर्द के बारे में अपनी माँ को बताती है। माँ जो है वो घर में रखी हुई कुछ टैबलेट जैसे कि गैस की टैबलेट या फिर कोई पेन किलर ऐसा इस लड़की को देती है, और लड़की वो जो टैबलेट है वो खा लेती है। लेकिन उसके बाद भी लड़की का जो दर्द था ये काबू में नहीं आ रहा था, और लड़की का जो दर्द था ये एक तरीके से असहनीय था और ये दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ जो मेरा दर्द है ये लगातार बढ़ रहा है, मुझे प्लीज़ किसी डॉक्टर को दिखा दो। तो ये जो माँ है ये कहती है कि गैस का दर्द होगा या फिर किसी और चीज़ का, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में जो दर्द बढ़ता है, लड़की ने कभी इस तरीके का दर्द ना तो कभी महसूस किया था, और लड़की ने कभी भी इतना बड़ा दर्द अपने किसी भी बॉडी के पार्ट में नहीं देखा था। जब उसके पेट में इस तरीके का दर्द होता है लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो ये जो महिला है ये अपने पति को बताती है। अब जो पति जब इस बात को सुनता है कि उसकी बेटी के पेट में दर्द है, वो भी दौड़ा दौड़ा आता है, और ये जो माँ है ये भी तुरंत अपनी बेटी को उठाती है और ये लोग तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जब उस बच्ची को लेके ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर को पूरी बात बताते हैं कि सुबह सुबह स्कूल के लिए निकल रही थी, उसी समय इसके पेट में दर्द उठा और दर्द इतना तेज़ है कि लड़की बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। डॉक्टर जो है वो तुरंत इस लड़की को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद में इसके दर्द की वजह को जानने की कोशिश करते हैं, और डॉक्टर जब इसका पूरा एक तरीके से चेकअप करते हैं तो डॉक्टर के सामने जो बात आती है, यकीनन वो डॉक्टर उस बात को देखकर, उस चीज़ को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस लड़की का जो पेट था ये सामान्य अवस्था से थोड़ा बड़ा था, इसलिए डॉक्टर को कहीं ना कहीं शक होता है। इसलिए डॉक्टर जो है उसका थोड़ा सा और टेस्ट वगैरह करते हैं, तो डॉक्टर को पता चलता है कि ये जो लड़की है ये गर्भवती है। अब जब डॉक्टर को इस तरीके की बात पता चलती है, लड़की की जो उम्र है मात्र 14 साल है, जो कि उन्होंने पर्चे पे लिखाई थी माता पिता ने। उसके बाद में डॉक्टर जो है वो तुरंत उस माता पिता को बुलाते हैं, और माता पिता को बुलाने के बाद में एक साइड में लेके जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी बच्ची के जो दर्द उठा है क्या इससे पहले भी इस तरीके का दर्द उठा, और तुम्हें क्या बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं कि तुम्हारी बच्ची के जो पेट में दर्द है वो क्यों है और क्या वजह है। तो ये जो माता पिता कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता, अगर हमें पता होता कि दर्द क्यों उठा है तो हम तुम्हारे पास क्यों लेके आते, हम हॉस्पिटल क्यों लेके आते, हम अपनी बेटी का घर पे ही ट्रीटमेंट कर लेते।
तो ये जो डॉक्टर है जो बात इस माता पिता को बताता है, उसे सुनने के बाद में इस माता पिता के होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी बेटी की उम्र मात्र 14 साल है, लेकिन तुम्हारी जो बेटी है ये लगभग 6 से 7 महीने की गर्भवती है। जब इस तरीके की बातें ये डॉक्टर उस माता पिता से कहते हैं तो वो माता पिता एकदम उनके होश उड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। दरअसल डॉक्टर उसके बाद में पूछता है क्या तुम्हारी बच्ची की शादी हो चुकी है? तो ये जो माता पिता हैं ये डॉक्टर के पैरों में गिर जाते हैं और डॉक्टर के सामने चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, उससे रहम की भीख मांगने लगते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि साहब ये जो बात है ये यहीं पर दफन कर दो, क्योंकि अगर ये बात समाज में पहुंच गई तो हमारी बड़ी बदनामी होगी और हमारी जो बच्ची है इसका कहीं रिश्ता भी नहीं होगा, कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। अब डॉक्टर भी कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, इसलिए वो उन लोगों की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बाद में वो जो लोग हैं वो डॉक्टर से कहते हैं कि साहब इस बच्ची का गर्भपात कर दो। अब जब बात गर्भपात की आती है तो डॉक्टर कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। डॉक्टर कहता है ये पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार है, हमारा जो कानून है, जो हमारा एक तरीके से जितने भी लॉ है उसमें कहीं ना कहीं गर्भपात को इजाज़त नहीं दी गई है। हाँ, वो बात अलग है कि कोर्ट से अगर किसी को इजाज़त मिल जाए तो गर्भपात किया जा सकता है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें जो है इलीगल है। लेकिन ये जो माता पिता हैं इस डॉक्टर को इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो डॉक्टर है आखिरकार गर्भपात करने के लिए तैयार होता है और उसके बाद में दोस्तों इस बच्ची का, इस मासूम का गर्भपात कर दिया जाता है। और ये जो बच्ची थी अभी अपने माता पिता के साथ घर आ चुकी थी। थोड़े दिनों के बाद इसकी जो तबीयत है ये नॉर्मल होने लगती है। बच्ची के साथ में जो हुआ था उसकी वजह से जो वीकनेस आई थी वो अब ठीक हो जाती है, इसलिए बच्ची अब वापस से स्कूल जाने लगती है। लेकिन दोस्तों अभी जो बच्ची स्कूल जाती है ये पहले के जैसे वहाँ पर ना तो खेलती है, ना तो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से इस तरीके से बात करती है जिस तरीके से पहले करती थी। दरअसल ये बच्ची पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं टीचर को भी फिक्र होने लगी थी कि ये जो बच्ची है इतनी मासूम सी, ये इतनी गुमसुम क्यों रहती है। इसलिए टीचर भी उस बच्ची से बहुत पता करते हैं, लेकिन ये जो लड़की है कुछ भी नहीं बताती है। आखिरकार एक दिन ये ग्राउंड में बैठी होती है और उस समय इसकी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है वो इस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि बहन क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? पहले जैसी तो तुम रही नहीं, पढ़ने में भी तुम्हारा ध्यान नहीं है और तुम मुझसे भी उतनी अच्छी बात नहीं करती। तो ये जो लड़की है पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन उसके बाद में जो इसकी दोस्त थी जो इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करती है उस लड़की को, एक तरीके से उसे कस्में वादे देती है, तो वो जो लड़की है उसकी आंखों से छरछर आंसू बहने लगते हैं। जब उसकी आंखों से आंसू बहते हैं तो जो दोस्त थी चिंतित हो जाती है। उसके बाद उसे अपने गले से लगाती है और फिर पूछती है कि बहना आखिर बात क्या है। तो जो लड़की है ये बताती है कि अब से 2 साल पहले से ये अपने माता पिता के साथ सो रही है। अपने माता पिता के बीच में ही ये सोती थी। माँ एक साइड सोती थी, पिता एक साइड सोते थे, मैं बीच में सोती थी। लेकिन उसी समय जो मेरे पिता हैं ये मुझे गलत तरीके से टच करने लगे। मैंने 1-2 बार इसका विरोध भी किया, लेकिन पिता मेरे साथ में गलत तरीके से टच करते और 1-2 बार उन्होंने मेरे साथ में ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। और एक बार जब उन्होंने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए तो फिर उन्हें इस चीज़ की एक लत लग जाती है और वो मेरे साथ लगातार इस तरीके का दुष्कर्म करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि मेरी माँ को इस बारे में सब पता है, लेकिन मेरी माँ मेरे पिताजी का साथ देती है। मेरे जो पिता हैं ये अक्सर मेरी माँ से तो संबंध बनाते ही हैं, लेकिन अब ये मेरे साथ भी संबंध बनाने लगे और जिसकी वजह से मैं गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद में मेरा जो पेट था वो सामान्य अवस्था से थोड़ा बड़ा हुआ और उसके बाद में मेरे पेट में एक दिन ज़ोरों का दर्द उठा। मेरे माता पिता मुझे हॉस्पिटल लेके भागे। हॉस्पिटल जब लेके गए तो पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। उसके बाद में मेरे माता पिता ने मेरा ऑपरेशन करा दिया और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अब मेरे पिता जो हैं वापस से मेरे साथ उसी तरीके का कृत्य करने लगे हैं। तो जब वो दोस्त इस तरीके की बातें अपनी फ्रेंड के द्वारा सुनती है तो वो तुरंत अपनी दोस्त को टीचर्स के पास लेके जाती है और टीचर्स को पास ले जाने के बाद में ये जो पूरी बात थी ये टीचर को बताई जाती है। तो वहीं से जो महिला टीचर थी वो इस बच्ची को लेकर पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने जाने के बाद में जब रिपोर्ट लिखाई जाती है और सारी बात जब पुलिस के सामने बताई जाती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी कि एक बाप इस तरीके से कैसे कर सकता है। उसके बाद में पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, इस लड़की की रिपोर्ट लिखती है और तुरंत उस माता पिता को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद में ये जो पूरा मामला था जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में जज साहब जब फैसला सुना रहे होते हैं तो उनकी भी आंखों में आंसू होते हैं कि एक मासूम सी बच्ची जिसको उसके पिता ने ही हवस का शिकार बना लिया। जबकि समाज के अंदर महिलाएं वैसे ही सुरक्षित नहीं है। समाज के अंदर कुछ भेड़िए ऐसे घूम रहे जो महिलाओं के ऊपर गंदी नज़र रखते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई बच्ची अपने घर में भी सुरक्षित ना हो।
इसलिए जज साहब जो होते हैं वो इस लड़की के पिता को फांसी की सज़ा सुनाते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति को जब तक फांसी पे लटकाया जाए, जब तक इसकी जान ना निकल जाए। उसके बाद में इस लड़की की जो माँ होती है उसको भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। बहरहाल दोस्तों, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जज साहब ने जो फैसला सुनाया, यकीनन ये सैल्यूट करने लायक था। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो फैसला था क्या जज साहब की तरफ से सही था? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं हमारे वीडियो पे, अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। लेकिन दोस्तों, जो लोग कमेंट्स करते हैं उनसे मैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूँगा, जो हमारा लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग उस वीडियो पे कमेंट्स करा करें, ताकि आप लोग के जो कमेंट्स हैं मैं अच्छी तरीके से पढ़ सकूँ। तो चलते हैं, आप लोग के कमेंट्स देखते हैं। सो दोस्तों, कल के दिन जो हमारे वीडियो पे पहला कमेंट आया, यह है अनुज गोदारा। ये लिखते हैं, सर आज वाली जो कहानी थी ये काफ़ी रोमांटिक है और आपने जिस विस्तार से प्रसारित किया वो काफ़ी अच्छा था, गुड नाइट। तो भाई अनुज गोदारा जी, ये कहानी रोमांटिक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनने के बाद में कहीं ना कहीं इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। उसके बाद में सुबोध कुमार जी डेली हमारी वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं और ये लिखते हैं, जो जर्जिकल जो सिस्टम है ये फैक्ट टू लूज़ है, क्रिमिनल गेट्स एडवांटेज ऑफ दैट एंड गॉट। तो उनका जो कहना है कि जो हमारा सिस्टम है एक तरीके से इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जिससे जो क्रिमिनल हैं ये बच जाते हैं। उसके बाद में जी के खैरा हैं और ये लिखते हैं, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय सर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है सूरज नेगी का और ये लिखते हैं, धन्यवाद सर, हमें खुशी हुई कि आपने अपने वीडियो में हमारा नाम लिया। सर आपसे अनुरोध है कि आप अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हम लोगों पर यूं ही बनाए रखना। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से हमें प्यार दे रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट है प्रकाश भारती और ये लिखते हैं यहाँ पे, सर मैं नेपाल से हूँ, आपकी क्राइम स्टोरी बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जाहिद खान लिखते हैं, औरत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, गुड नाइट। ऐसा भी नहीं है कि सब औरतें एक सी हों, सब महिलाएं एक सी हों, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद में वीर मंगल कुमार लिखते हैं, हेलो सर, आप बहुत ही आसान तरीके से कहानी सुनाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हर दिन आपका वीडियो आने तक इंतज़ार करता हूँ और आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीर मंगल कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्यार है हम पे इसी तरीके से बना रहे। उसके बाद में मिस्टर एक्सप्लोसिव करके आईडी है, नाम है अमन, बेंगलोर से हमारी कहानी देखते हैं और ये कहते हैं कि फांसी की सज़ा बिल्कुल सटीक है और ऐसे इंसानों के लिए इसी तरीके की सज़ा होना चाहिए। और उसके बाद में जो अगला कमेंट है यह है सऊदी अरब से। भाई मैं कमेंट किया, असल में सऊदी अरब इंडिया के टाइम में 2.30 यानी 2.5 घंटे का फ़र्क है। सऊदी अरब में 7:30 पे शुरू होती है कहानी। जी भाई, मैं भी दुबई रहा हुआ हूँ और वहाँ पे इतना फ़र्क है। और उसके बाद में देव कुमार हैं, ये लिखते हैं, आपकी सभी वीडियोस अच्छी होती हैं, अच्छी सीख मिलती है, वेरी नाइस जी। देव कुमार, जितेंद्रा, बिजनौर यूपी से, बेस्ट ऑफ लक। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है राम प्यारे यादव का, ये लिखते हैं, सर नमस्ते, प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और आगे ये लिखते हैं, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही कहानी सुनाते रहें। जय हिंद, आजमगढ़ से राम प्यारे यादव, ये हमारी कहानी देखते हैं। तो भाई राम प्यारे यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से हमें प्यार दे रहे हैं। और उसके बाद में जो अगला कॉमेंट है ये है विविक चूमी करके और ये लिखते हैं कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, well I have been asking you to please read out my name but you never ever call out my name. I hope you're coming up next video you call out my name, thank you। तो भाई विविया चूमी करके इनका नाम है और भाई बाई मिस्टेक अगर आपका कमेंट्स रह गया हो तो रह गया हो, अदरवाइज़ मैं कोई भी कमेंट्स मिस नहीं करता हूँ। तो भाई मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आपका कमेंट्स मैंने मिस किया और जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है दीपू यादव का और ये लिखते हैं, आपकी जो स्टोरी है ये मैं भी सुनता हूं सर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शर्म करके नाम है और औरत का दूसरा नाम धोखा है। उसके बाद में अशोक पाठक हैं और ये लिखते हैं, एक्सीलेंट, थैंक यू टोरंटो, नमस्ते। टोरंटो से हमारी वीडियो देखते हैं। उसके बाद में GS टूअर शॉर्ट करके हैं, ये लिखते हैं, सर आपकी जो कहानी है मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहता हूं आप मेरे नाम लें, मेरा नाम GS रॉय है। तो GS रॉय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में बिमलेश शर्मा है, ये लिखते हैं,
शराब की आवाज़ बहुत अच्छी है। सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जी हाँ भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और उसके बाद में समीर चटर्जी लिखते हैं, हर बात में दोस्तों बोलने की आदत बहुत कान में लगता है। तो भाई दोस्त बोलते हैं तो ये आपके कान में कैसे लगता है, मैं भाई बोल दिया करूँगा। उसके बाद में अगला जो कॉमेंट्स है बीइंग स्ट्रॉन्ग करके आईडी है, ये लिखते हैं भाई आप एक ही कहानी को, एक ही स्टोरी को सिर्फ सैक बेसिस पे सुनाते हैं और इसी में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो भाई ऐसा नहीं है, क्राइम होता है तो उसमें अगर कहीं ना कहीं वजह ये सामने आती हैं तो इस तरीके से हम सुनाते हैं। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है ट्रक लाइफ करके आईडी है और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सावेज भाई, दिलबर स्टोरी रोज़ देखता हूँ, मैं दुबई रहता हूँ, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है 10 अक्टूबर को, मोनिका का बर्थडे है, प्लीज़ आप बोल देना वीडियो में, वो नाराज़ है मुझसे, आप वीडियो में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। तो ये जो भाई हैं इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन इनकी एक दोस्त है मोनिका जिनका नाम है, और 10 अक्टूबर को उनका बर्थडे है। तो मोनिका जी आपका जो बर्थडे है, आपका जो जन्मदिन है, उसकी ढेर सारी बधाइयाँ आपको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। उसके बाद में कुंदन पाल हैं, ये लिखते हैं एक कलयुग है और इसी तरीके से अगर इंसान भरोसा करता है तो उसको धोखा मिलता है। नासिर पठान है, सर आप परदेश कहानी कैसी स्टोरी बनी, तो मेरी समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद जादू करके है, ये लव यू लिखते हैं। और उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, ये लिखते हैं पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम कर दिया, रेनू सुनील त्यागी बुलंदशहर से। और उसके बाद में खान ब्लॉग करके हैं, हेलो सर आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, आप मेरे बेटे का नाम लीजिएगा अरमान ब्लॉग। तो अरमान ब्लॉग आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपके पिताजी ने आपका नाम बोलने के लिए यहाँ पे बोला है। उसके बाद में मुकेश हैं, ये लिखते हैं विकी कालिया और ये एचपी से हमारी वीडियो देखते हैं। उसके बाद में संगीला सोन सिंह हैं, ये लिखते हैं रोशन गिल फ्रॉम हांगकॉन्ग, रोशन गिल हैं हांगकॉन्ग से हमारी वीडियो देखते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एन खान कोलकाता कुनून सर पैसे के लिए काम करती हूँ भाभी, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट है, सर मैं नेपाल से हूँ और आपके क्राइम स्टोरी बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आप लोगों के कुछ कमेंट्स। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।